उनके टॉप के लोगों जो बैठे हुए हैं सत्ता में उनका होना चाहिए, चाहे उनके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, कितने भ्रष्टाचार के हैं। फिर अमित शाह का ले लीजिए, क्योंकि हमारे यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जब आप तक पहुंच चुके हैं तो अब उनके तक वो आनी चाहिए कि अमित शाह के ऊपर कितने भ्रष्टाचार हैं और कैसे कैसे लोगों को बनवाया गया है। इनके ऊपर सीबीआई, इनके ऊपर रेड, और इनके बच्चे यहाँ पर वसई विरार के पास जैसा, ठीक है, कितने सारे मकान और मैंग्रोव को काट करके अपने बिल्डिंग बना रहे हैं। इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई ईडी और कोई सीबीआई काम नहीं कर रहा है। और जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं उनको दबाने के लिए यहाँ पे जो है वो ईडी और सीबीआई और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। धीरे धीरे चिंगारी जो है एक शोले में बदलती जा रही है। दिल्ली से एक चिंगारी उठी थी आज से कई साल पहले और वो दिल्ली में लगी, फिर उसके आसपास में लगी है और अभी गुजरात का इंशाल्लाह किला ढा दिया जाएगा आप लोग। लेकिन ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं कर इसको ढाएगी, बल्कि वहाँ की आवाम उसको ढाएगी। असल ताकत आवाम की है। आवाम अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आवाम 2 से 3 साल में इस देश को बदलने की ताकत रखती है। हम जो बात कर रहे हैं वो जागरूकता से उसका रिलेशन रखते हैं। जब तक आम आदमी खुद आंखें खोल के ये सोचेगा नहीं कि सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं, कि हमारे जो बैंक हैं उनमें ओपनली एक बिल्कुल ब्लेटेंट तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, हमको आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, और फिर भी हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ ना सीबीआई ना ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो पूरे शिक्षा के लिए पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाना गया मनीष सिसोदिया, कल उनको अरेस्ट किया गया है और ये कहा गया, एक बीजेपी के नेता ने कल कहा है कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। किसका? मनीष सिसोदिया के बारे में बीजेपी एक लीडर ने कहा है कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। तो आप सोचें कि जो बीजेपी इतना भ्रष्टाचार कर रही है तो उनका 2 कदम आगे, पॉलीग्राफ के आगे नार्को टेस्ट भी होना चाहिए और उनका टॉप टू बॉटम आना चाहिए। उनके टॉप के लोगों जो बैठे हुए हैं सत्ता में उनका होना चाहिए, चाहे उनके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, कितने भ्रष्टाचार के हैं। फिर अमित शाह का ले लीजिए, क्योंकि हमारे यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जब आप तक पहुंच चुके हैं तो अब उनके तक वो आनी चाहिए कि अमित शाह के ऊपर कितने भ्रष्टाचार हैं और कैसे कैसे लोगों को बनवाया गया है। इनके ऊपर सीबीआई, इनके ऊपर रेड, और इनके बच्चे यहाँ पर वसई विरार के पास जैसा, ठीक है, कितने सारे मकान और मैंग्रोव को काट करके अपने बिल्डिंग बना रहे हैं। इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई ईडी और कोई सीबीआई काम नहीं कर रहा है। और जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं उनको दबाने के लिए यहाँ पे जो है वो ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको ख़त्म करना है और अभी फ़ौरन इनका मेरा ये रिक्वेस्ट है कि परवीन दारेकर और ये जो उनके भाई हैं अभी नए खड़े हो रहे हैं, अपना फॉर्म भर रहा है, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, इनकी भी जांचबीन हो कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही है। थैंक यू। भ्रष्टाचार कहेगी कल आज के टाइम में सारे विभाग, सारे अधिकारी, सारे ब्यूरोक्रेट्स बिके हुए हैं, प्रजातंत्र कहीं नजर नहीं आ रहा। आखिर हम कैसे उसको आप जो आंदोलन के जरिए करना चाह रहे हैं, आखिर उसका मुकाम क्या है, कैसे रोका जाएगा? देखिए, अब धीरे धीरे चिंगारी जो है एक शोले में बदलती जा रही है। दिल्ली से एक चिंगारी उठी थी आज से कई साल पहले और वो दिल्ली में लगी, फिर उसके आसपास में लगी है और अभी गुजरात का इंशाल्लाह किला ढा दिया जाएगा आप लोग। लेकिन ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं कर इसको ढाएगी, बल्कि वहाँ की आवाम उसको ढाएगी। असल ताकत आवाम की है। आवाम अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आवाम 2 से 3 साल में इस देश को बदलने की ताकत रखती है और बदल देगी। कौशिक जी, आपकी बात। एडवोकेट कुसुमाकर कौशिक सर, हम लोग यहाँ घूम रहे हैं आज़ाद मैदान में। इस तरफ शिक्षक बैठे हैं, इस तरफ शिक्षक बैठे हैं जिनको 20-20 साल से पगार नहीं मिली है। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा धनंजय सिंह जी ने उठाया था, उसके जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे उन पर भी गाज गिरी। तो कहीं ना कहीं ये अब पूरे प्रशासन को दबाने की, जेब में रखने की जो एक कोशिश हो रही है, आम आदमी पार्टी उससे किस तरीके से लड़ेगी? आम आदमी पार्टी जो है उसमें उसके नाम में ही आपका जवाब भी है। हम आम आदमी तक को जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो जागरूकता से उसका रिलेशन रखते हैं। जब तक आम आदमी खुद आंखें खोल के ये सोचेगा नहीं कि सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं, कि हमारे जो बैंक हैं उनमें
ओपनली एक बिल्कुल ब्लेटेंट तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, हमको आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, और फिर भी हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब तक हम इस चीज़ से त्रस्त नहीं होंगे, जब तक आम आदमी इस चीज़ के बारे में जागरूक नहीं होएगा और अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। आम आदमी पार्टी यही जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। हम लोग जब भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं, हम लोग जब सड़क के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, कचरा व्यवस्थापन के बारे में बात करते हैं, ड्रेनेज के बारे में बात करते हैं, पानी के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, वो सब बुनियादी सुविधाएं हैं जो हम सबको ज़रूरत है जिनकी, और हम सबको नहीं मिलती हैं। और जब नहीं मिलती हैं, हम उसका सवाल भी नहीं पूछते। तो ये सवाल मुझसे नहीं, ये हर एक आदमी को अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर पूछना है। और जब ये चीज़ होनी शुरू हो जाएगी, तो आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, व्यवस्था परिवर्तन अपने आप आएगा। मतलब पब्लिक का जागरूक होना आपका आवश्यक है, उसका मकसद आवश्यक है, और हमारा मकसद भी है। धनंजय जी से जानना चाहेंगे, आपने जब ये शुरुआत की थी इनके खिलाफ शिकायत करने की, ये भ्रष्टाचार को उजागर करने की, आपको कितनी तकलीफें आई और पुलिस का आपको कितना सहयोग मिला, ये जानना है। देखो, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अपने आंदोलन का एक स्लोगन है। तो पुलिस भी कौन है? पुलिस आम आदमी है जो मेहनत करता है 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा। तो पुलिस अपनी साथ में है, लेकिन ऊपर से उनको जो आदेश आते हैं, उस आदेश के तहत उनको काम भी करना पड़ता है। तो पुलिस की मजबूरी भी हमें समझनी चाहिए। दिल से और मन से, हृदय से पुलिस अपने ही साथ में होती है। मुंबई बैंक के मसले में उस वक्त के भाजपा के बड़े नेता और विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता थे दरेकर जी, वो मजदूर नहीं थे। और हमें पता है कि महाराष्ट्र की जो संयुक्त महाराष्ट्र की जो मूवमेंट हुई, उस मूवमेंट में 106 लोगों ने बलिदान दिया। उसमें किसान है, उसमें मजदूर है। तो ये मजदूर का लड़ा है, मजदूर की ये लड़ाई है, जिसके लिए हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम मजदूर के अधिकार के लिए खड़ा रहेंगे। मुंबई बैंक, ये मुंबई शहर में अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लेबर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वुमेन्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सैलरीड एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है। तो ऐसी करीब मुंबई में 18,000 से ज़्यादा संस्थाएं हैं। उसकी शिखर संस्था ये मुंबई बैंक है। आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल बैंकें हैं, या प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स है, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसमें आम आदमी जो गरीब है, जो मजदूर है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, जो चाल में रहता है, उसका इनकम, महीने का इनकम जो है कम होने के कारण उस बैंकों में उसका वो खाता भी नहीं खोल सकता। तो इस मुंबई में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हर आदमी एक तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता खुलता है, और इन बैंकों का, इसमें जो पैसा रखा जाता है, वो पूरा पैसा मुंबई बैंक में रखा जाता है। दूसरी चीज़, हम सब, आप में से बहुत सारे लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते होंगे, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पैसा भी मुंबई बैंक में रहता है। तो ये मुंबई में रहने वाले हर व्यक्ति के पैसे का मसला है, और मुंबई बैंक लोग चुन के आते हैं। उसमें जो मेंबर्स है, उसमें से बहुत सारे मेंबर, जब हमने 1.5 साल पहले इस प्रकरण का अभ्यास करना शुरू किया, तो भी पता चला कि ये मुंबई बैंक की जो वोटर्स की वोटर लिस्ट है, वही बोगस है। और वो वोटर लिस्ट में महाराष्ट्र के विधान परिषद के उस वक्त के विरोधी पक्ष नेता और आमदार प्रवीण दरेकर जी का मजदूर करके नाम था। अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं, प्रवीण दरेकर जी मजदूर है क्या? नहीं है, मजदूर नहीं है। लेकिन देश में कायदे का राज्य है। सहकार विभाग जो है, हमने उनको खत लिखा और उनको पूछा कि अरे भाई, ये तो करोड़ों के मालिक है, बहुत अच्छा है, मेहनत करके अगर उन्होंने कमाई की होगी तो। लेकिन उनको महाराष्ट्र के विधान परिषद का 2.5 लाख रुपए का सैलरी मिलता है। उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की थी 2000, जो इलेक्शन कमीशन को जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उसमें बताया था कि मैं बिजनेसमैन हूँ। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेके हुए हमने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पुलिस, होम मिनिस्टर, बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट विधान परिषद जिसके वो सदस्य है, उसके उपसभापति को पत्र लिखा। ऐसे बहुत सारे पत्र लिखे और उसका फॉलोअप हमने चालू किया। तो उस पत्र के माध्यम से
ये मीडिया में इशू आने लगा और इसकी इंक्वायरी लगी। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने प्रवीण दरेकर मजदूर है क्या, इसकी इंक्वायरी चालू की और करीब 1.5 महीने के इंक्वायरी के बाद में उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन ये करके एक रिपोर्ट सबमिट किया कि प्रवीण दरेकर ये मजदूर है नहीं। इसका मतलब 1997 से लेके 2 जनवरी 2022 तक करीब 25 साल प्रवीण दरेकर मजदूर बन के मुंबई बैंक में प्रतिनिधित्व करते थे, डायरेक्टर बनते थे। मजदूर कैटेगरी किसके लिए है? जो सचमुच की मजदूरी करते हैं। तो उन्होंने 25 साल उनका हक तो छीना ही, लेकिन वो करीब 25 साल में से 20 साल मुंबई बैंक के संचालक थे। उसके बाद में 20 साल में से करीब 11 साल मुंबई बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 2010 से लेकर 2022 इस कार्यकाल में मुंबई बैंक का जो ऑडिट हुआ, उस ऑडिट में बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज है। मुंबई बैंक में करप्शन हुआ है, ऐसा उस ऑडिट में लिखा है। और उस ऑडिट के तहत माता रमाबाई अंबेडकर पुलिस स्टेशन में सहकार विभाग का जो एक्चुअल ऑडिटर था नीलेश नाइक, उन्होंने खत लिख के कहा है कि मुंबई बैंक के जो संचालक है 2010 से लेकर 2021 के दरमियान इसके तहत इनके ऊपर गुनाह या FIR दर्ज होना चाहिए। उन्होंने ये मार्च में लिखा और हमने भी मार्च में माता रमाबाई पुलिस स्टेशन में इसके बारे में कंप्लेंट की है। अभी तक मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हमने 17 रिमाइंडर्स भेजे, 17 रिमाइंडर्स। हम बोल रहे हैं कि बाबा ये गलत है। ऑडिटर ने भी लिखा है कि ये गलत है, FIR दर्ज करो। क्यों नहीं FIR दर्ज हो रहा है? तो मुंबई बैंक में सभी पार्टियों के लोग हैं और अभी जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, हमने 17 रिमाइंडर्स भेजने के बावजूद अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगली स्टेप हमारी ये है, मतलब आज का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वही था, एक मुद्दा यही था। दूसरी चीज, अभी हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री को लिखेंगे। अगर गृह मंत्री जो है वो उप मुख्यमंत्री भी है, अगर उन्होंने इस विषय पे मुंबई बैंक पे कार्रवाई नहीं की तो हम ED के पास जाएंगे, हम इनकम टैक्स के पास जाएंगे, हम CBI के पास जाएंगे, हम सभी केंद्रीय संस्थाओं के पास जाएंगे। जो आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेता है उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, उनको जेल में डाल रही है। तो मुंबई बैंक में भारतीय जनता पक्ष के जो नेता है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ये स्टेप रहेगी। दूसरी चीज, जब प्रवीण दरेकर अपात्र हुए मजदूर बनके, तो अभी जो चुनाव हुआ उसके लिए वो खुद के भाई को घुसा रहे हैं पिछले दरवाजे से। प्रवीण दरेकर का भाई कॉर्पोरेटर थे और अभी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के वो चेयरमैन भी है। उन्होंने भी जब 2017 में BMC में इलेक्शन का जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया, तभी उन्होंने बोला था कि मैं बिजनेसमैन हूँ। तो प्रवीण दरेकर जी जैसे ही उनके भाई प्रकाश दरेकर भी मजदूर नहीं है, इसीलिए पिछले 2 हफ्ते से हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और संबंधित मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और साथ में ही महाराष्ट्र के विधान परिषद के विरोधी पक्ष के नेता अंबादास दानवे जी को खत लिखा है और उनको कहा है कि ये मजदूर है नहीं। और ये प्रोसेस, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो पूरे मुंबई में ध्यान में लेनी चाहिए। मुंबई बैंक के वोटर लिस्ट में प्रवीण दरेकर जिनको डिस्क्वालीफाई किया था, जिनको अपात्र किया था, उनका भी अभी तक नाम है। उनका 2021 से लेकर 2026 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है। इसका मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अगर वोटर लिस्ट में फॉल्ट रहेगा, उसमें अगर झूठा रहेगा, फ्रॉड रहेगा, तो वो प्रक्रिया पूरी फ्रॉड प्रक्रिया उसे कहा जाता है। तो हमारी मांग यह है कि अभी जो प्रक्रिया हो रही है, हम पिछले 1.5 साल से बोल रहे हैं कि आप आपकी जो वोटर लिस्ट है उसमें करेक्शन करो, लेकिन किसी ने हमारी बातें नहीं सुनी और डिस्क्वालीफाइड प्रवीण दरेकर को वापस नए लिस्ट में भी नाम आया है। तो ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के अलग अलग रास्तों से बम्बई बैंक में चुन के आने वाले लोग, बम्बई में रहने वाले किसान, मजदूर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले हर व्यक्ति का पैसा संभालते हैं। तो उन्होंने पिछले 10-12 साल में करोड़ों का भ्रष्टाचार तो किया ही है, लेकिन बम्बई में रहने वाले व्यक्ति का पैसा सेफ है क्या? ऐसा कह सकते हैं हम? पैसा सेफ नहीं है, इसीलिए ये लड़ाई चालू है। ये लड़ाई में सभी लोग हमारे साथ में हैं और अंत तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को कितनी दूर तक ले जाए? देखो, अभी प्रवीण दरेकर जी के ऊपर जब उन्होंने मजदूर करके डिस्क्वालीफाई किया गया, अपात्र किया गया, उसके बाद में माता रमाबाई अंबेडकर पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट दाखिल की और उस कंप्लेंट के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है।
जिसमें कलम 120B मतलब पुलिस कोड के तहत 120B 199, बाद में 406, 417, 420 मतलब 420, बाद में 465 और 468 ये कलम के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। और उसके साथ में ही उस FIR के बाद में 906 पन्नों की माननीय न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल हुई है।